सफ़ेद रंग के कैनवास। नहीं, इससे रंग नहीं छीने जाएंगे। अभी कितने दिन जिए हैं इसने सुहाग के रंग। जैसे ही उसका सिंदूर पोंछा गया, जैसे ही उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाने लगी, बिछिया पायल खोल दी गई और माथे की बिंदी को हटा पहनने के लिए सफ़ेद साड़ी दी गई। सिर पर सूती सफ़ेद दुपट्टा डाला जाने लगा। प्रतिवाद का करारा स्वर आंगन में गूंजा। सफ़ेद रंग एकमात्र ऐसा रंग है जिस पर चाहे कोई भी रंग छितरा दो, वह अपनी पहचान नहीं खोता। हर रंग उस पर बिछकर इतराता इठलाता रहता है और फिर भी सफ़ेद रंग की शान बरकरार रहती है। सफ़ेद रंग को पवित्र माना जाता है। सफ़ेद रंग पर रंगोली सजाई जाती है। सफ़ेद रंग के कैनवास पर मन के भावों को रंग दिए जाते हैं। चटकदार कपड़ों के साथ अगर सिर पर सफ़ेद रंग का सफ़ेद लेस वाला दुपट्टा डाल दिया जाए तो माँ बेटी की बलैयाँ लेने लगती है, सास बहू पर वारी जाती है और आशिक प्रेयसी को निहारता उसके दुपट्टे में उंगली फंसाने लगता है। इसके बावजूद इस रंग के साथ विरोधाभास भी जुड़े हैं, तभी तो इस रंग के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाए। इसी सफ़ेद रंग की ओढ़नी सिर पर डाल दी जाए और कहा जाए कि अब बस इसी रंग को ओढ़ना बिछाना तुम्हारी नियति है, तो जिंदगी से सारे रंग छिन जाते हैं। कैसा विरोधाभास है। लौट आए थे घर के सारे मर्द, आस पड़ोस के रिश्तेदारी के सारे मर्द सिर झुकाए बाहर दालान में ही बैठ गए थे दरियों पर। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नहा लेंगे बाद में, अभी तो वहीं उनके हाथ पैर धुला दिए गए थे। मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग स्त्री, जिन्हें सब ताई कहते थे, बहुत सारे जग भरकर चाय बनाकर ले आई थी। आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना भी किसी भी समधियाने के घर से आ जाएगा। चाय से भरे ग्लास मर्दों के आगे रखे थे, पर उन्हें उठाने के लिए किसी के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी अपने को राख में बदलना देखने के बाद किसके अंदर कुछ खाने पीने की इच्छा बचती। राख एक इंसान होता है, पर मरते ही पीछे छूट गए सारे लोग। जो जला गया वह पल भर में मुक्ति पा जाता है, पर जो उसे याद कर सारी जिंदगी रोते हैं, वे तिल तिल कर हर पल मरते हैं। वाह रे नियति के खेल। जाता एक है, मरते अनगिनत हैं। और वह अंदर आंगन में ढेर सारी स्त्रियों के बीच बैठी थी, अकेली गुमसुम बैठी थी। उसके चारों ओर भीड़ थी, पर वह अकेली थी। उसके चारों ओर शोर था, पर उसके भीतर सन्नाटा था। क्या सचमुच ऐसा हो गया है? वह इसी दुविधा में उलझी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ घंटों पहले उसके साथ प्यार का झूला झूलते, उसे बाहों में भरते, अपने चुंबनों से उसे प्रेम रस में भिगोते, प्यार के चटकीले चमकते रंगों से उसे सराबोर करते और जिंदगी के हर पल को नई उम्मीद से जीने वाले इंसान का एकाएक मौन हो जाना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही समय में चलती सांसों का रुक जाना और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की तीव्र पीड़ादायक आग में राख में बदल जाना। जब मर्द शमशान घाट के लिए निकले थे तो उसे आंगन में बिठा दिया गया था। शव को सफ़ेद वस्त्रों में लपेट कर ले जाने के लिए भी कितने क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। उसकी तो सांसें चल रही हैं। पूरे अनुष्ठान के साथ उसे विधवा का रूप दिया जाएगा। उसका भी तो अब जीते जी क्रियाक्रम होगा। वैसे भी अब वह शेष ही कहाँ बची है, मृत सामान ही तो है। घर परिवार, आस पड़ोस, परिचित, कितनी स्त्रियों से भरा था आंगन, मानो उसे श्रृंगार विहीन करने नहीं, अपनी अपनी कुंठाएं उस पर उड़ेलने आई हों। जैसे मन ही मन सोच रही हो, बड़ी इतराती थी,
कि इतना रूपवान प्यार करने वाला पति मिला है, अब क्या करेगी। गलत थोड़े ही कहा जाता है कि स्त्री की श्रेया किसी नुकीली धार से कम नहीं होती है, जो किसी दूसरी स्त्री की खुशियों को ऐसे चीरती है कि पाबंद लगने की भी गुंजाइश नहीं रहती। इसके चारों ओर आंसू थे, उसके भीतर बाहर आंसू थे, वह बह रहे थे। कभी रुक जाते तो उसका मन पीड़ा से छलकने लगता। वह भीगी हुई थी, बस एक ही बात रह रहकर उसे उद्वेलित कर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका दिल कह रहा था यह सब झूठ है, अभी लौट आएगा वह और उसे बाहों में भर लेगा, उसके बालों में गजरा लगाएगा और कानों में फुसफुसाते हुए कहेगा, तुमसा हसीन कोई नहीं, तुम प्यार हो, बस प्यार। नहीं, इससे रंग नहीं छीने जाएंगे। अभी कितने दिन जिए हैं इसने सुहाग के रंग। जैसे ही उसका सिंदूर पोंछा गया, जैसे ही उसकी चूड़ियाँ तोड़ी जाने लगी, बिछिया पायल खोल दी गई और माथे की बिंदी को हटा पहनने के लिए सफ़ेद साड़ी दी गई। सिर पर सूती सफ़ेद दुपट्टा डाला जाने लगा। प्रतिवाद का करारा स्वर आंगन में गूंजा। वहाँ मौजूद हर स्त्री और चोरी चोरी उसे ताकते दालान में बैठे मर्द भौचक्के रह गए। जिसने कहा था उनका एकाएक विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हैरान तो वह भी रह गई थी, यह क्या कह रही है वे। परंपराएं वह भी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, परंपराओं को तोड़ने के लिए कह रही है। ऐसा साहस उनमें ही हो सकता है। निगाहें उससे हटकर अम्मा जी पर जाकर जम गई। जरूर या तो उन सब ने गलत सुना है या अम्मा जी दुख में इतना बौरा गई हैं कि उन्हें ही नहीं पता कि क्या बोलना है। लेकिन वह कभी कुछ बिना सोचे समझे कहाँ बोलती हैं। 82 वर्ष की अम्मा जी का वर्चस्व अभी भी पूरे घर पर था। उनके निर्णय माने जाते थे, उनसे घर के छोटे बड़े सभी राय लेते थे, उनका सब सम्मान करते थे और उनका डर भी था। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद न तो वह मानसिक रूप से शिथिल हुई थीं, न ही शारीरिक रूप से चेहरे पर छाई रहने वाली चमक उनके अनुभव और पारखी नज़र की प्रतीक थी। एकाएक किसी से कुछ नहीं बोला गया, वैसे ही मौत के सन्नाटे ने सबके मन को जकड़ा हुआ था। उस पर अम्मा जी का हुक्म सुन चुप्पी पूरे आंगन में वहाँ बिछी सफ़ेद चादरों पर पसर गई थी और वहाँ से निकलकर बाहर दालान तक, घर के मुख्य द्वार तक, सड़क तक, दूर चौराहे तक पसर गई थी। उनको जवाब देने की कौन पहल करे, सब यही सोच रहे थे। क्या कह रही हो जिज्जी, ऐसा अनर्थ अपना दर्द भूल गई। आपने भी तो कम उम्र में सफ़ेद वस्त्रों से खुद को लपेट लिया था, फिर यह क्या अनोखी है। बहुत ही दबे स्वर में अम्मा जी की देवरानी ने उनके पास खिसकते हुए कहा, हमारा ज़माना कुछ और था। कुछ नहीं भूली हूँ मैं छोटी, तुम्हारे जेठ के बीच राह में 4-4 बच्चों के साथ छोड़ जाने का दर्द आज भी मेरी आँखों में कैद है। किसी को अपने जख्म नहीं दिखाती तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वे भर गए हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो पीड़ा मैंने सही है वह यह बच्ची भी सहे। कह दिया न, यह सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेगी, इसकी दुनिया के रंग कोई नहीं छीनेगा। इस बार उनकी आवाज़ में तीखापन था। जवान पोते के जाने से बुढ़िया का दिमाग हिल गया है। पड़ोस की महिलाओं के जमघट से एक स्वर उभरा। अम्मा जी की पैनी निगाहें उस स्वर को ढूंढने लगी। इस डर से कि कहीं कोई तमाशा न खड़ा हो जाए और घर की इज्जत का मजाक न उड़े, आनंदी उनके पैरों पर झुकती हुई बोली, अम्मा जी यह क्या बोल रही हैं। भुवन के जाने का गम क्या कम है जो नई रीत चलाने की बात कर रही हैं। दुनिया क्या कहेगी। और संजना ने तो कोई विरोध नहीं जताया कि वह श्रृंगार विहीन नहीं होगी।
फिर आप क्यों बेकार का बखेड़ा करना चाहती हैं? जो रीत है उसे चलने दें। इस समय पूरा समाज यहाँ पर है, सारे समधियाने वाले हैं। बेकार जग हंसाई हो जाएगी। उनके आंसू बह रहे थे और गला रूंध गया था। बोलते हुए कांप रही थी। वह बेटा तो उन्होंने खोया है, बहू के दुख से वह भी तो पीड़ा की धारदार कैंची से लहूलुहान हो रही है। एक तरफ बेटे के जाने का दुख और दूसरी तरफ अम्मा जी का यह फरमान। आनंदी निढाल सी बैठी रही। बड़ी बहू आनंदी अम्मा की लाडली तो थी ही, उनका गुरूर भी थी। जब से ब्याह कर आई थी, पूरे घर को अपने आंचल में बांध लिया था। भाइयों उनकी बीवियों की लड़ाइयों के बावजूद घर की एक ईंट को भी सरकने नहीं दिया था, इसलिए उनकी बात सुन लेती थी अम्मा जी और मान भी लेती थीं। न आनंदी, इस बार तेरी नहीं सुनूंगी, करने दे मुझे यह नई रीत। जमाना बदल गया है तो परंपरा भी बदलनी चाहिए। तेरी बहू कोई मेरी तरह कुछ जमात तो पढ़ी नहीं है, डबल एमए है, इतनी अच्छी कलाकार है। देखी नहीं क्या तूने उसकी बनी पेंटिंग? तू भी तो उसे रंगों की जादूगर कहती है। सफ़ेद कैनवास पर जब अपनी कूची से वह रंगों को आकार देती है तो कौन नहीं है जो उसकी तारीफ नहीं करता था। भुवन तो उसके लिए न जाने कहां कहां से रंग और ब्रश मंगाया करता था। मुझसे कहा था, अम्मा जी जैसे ही संजना की 50 पेंटिंग बन गई, मैं उनकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ उसका देश विदेश में नाम हो। वह जितनी अच्छी है उतनी ही सुंदर पेंटिंग भी बनाती है। उसके चित्र मेरी आत्मा में बस जाते हैं। मैं उससे जीना नहीं छीन सकती। भुवन भी कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो। वह जहाँ भी होगा उसके चित्रों को निहारेगा। वे उसकी आत्मा में बसे थे। अम्मा जी ने सिर झुकाए पास बैठी संजना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्यार का स्पर्श पाते ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। एक बार फिर से संजना की आंखों से, कैसे तुम अचानक चले गए तुम भुवन? ऐसे भी भला कोई जाता है? तुम कितने खुश थे, हंस रहे थे, मुझे बाहों में भरकर प्यार कर रहे थे कि अचानक पसीने से भीग गए थे, सीने पर हाथ रखकर पलंग पर लेट गए थे और मेरा हाथ थाम लिया था। बस वही अंतिम पल था। उस समय भी आंखों में मेरे लिए प्यार था। कार्डियक अरेस्ट, 32 साल की उम्र में दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसे लगता है कोई मजाक किया है भुवन ने उसके साथ। अभी हंसते हुए लौट आएंगे और कहेंगे, देखा कैसा बुद्धू बनाया। चलो किसी पार्क में चलते हैं, तुम वहाँ बैठकर अस्त होते सूरज का चित्र बनाना और मैं तुम्हें निहारूंगा। दीदी मातम के घर में क्या तुम्हें ठिठोली सूझ रही है? उनसे 4 बरस छोटी बहन भड़क उठी। शुरू से बड़ी तेज थी वह, एकदम खुर्राट, किसी की कोई परवाह नहीं। बड़ी बहन पर रोब मारने से चूकती नहीं थी, क्योंकि खुद तो बड़े वैभव से और घमंड से पति को पल्लू में बांधे रहती थी। अकूत संपत्ति थी, इसलिए अहंकार से भरी रहती थी। तू कुछ न बोल, यह क्या ठिठोली करने का वक्त है? कभी तो सोचकर शब्द निकाला कर रानो। क्या गलत कह दिया मैंने दीदी? आपने कभी पहने रंग या आपके हमारे परिवार में किसी विधवा ने पहने चमकीले कपड़े बरसों से चली आ रही रीत को नए जमाने में किए जाने वाले बदलाव का नाम देकर संजना का पक्ष न लो। अपने दिन ही याद कर लो। रानो तर्क ना करे, यह तो संभव ही नहीं। मेरी बात न कर रानो। मेरे लिए क्या सफ़ेद और क्या रंग। घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए न पढ़ने को मिला न मन का करने को। ब्याह मेरे लिए किसी गुड्डे गुड्डी के खेल से कम न था। शादी हो गई तो भी
कहाँ अक्ल थी कि समझूं कि कैसे बर्ताव करना है। सोचती थी मायके को छोड़कर नए घर आई हूँ तो खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। ब्याह के अगले दिन ही अपने गिट्टे निकालकर बैठ गई थी कि उसके साथ खेलूंगी। वह हंसा था कि लड़का हूँ, गिट्टे नहीं खेलता। तो मैंने कहा था कि चलो गेंद बल्ला खेलते हैं। जब तक कुछ समझती बच्चे हो गए और उन्हें पालने में लग गई। पति का साथ पाने की ललक जब मन में उठी तब वही छोड़कर चले गए। सास ने जो कहा वही किया। तब से आज तक रंगों की खुशबू तक महसूस नहीं की है। होली पर खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। तू क्या चाहती है, संजना भी वही करे? ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनके स्वर में व्याप्त दृढ़ता सबको हिला गई। उनकी दूसरी बहू जिनसे उनकी कभी नहीं बनी थी, हैरानी से ठुड्डी पर हाथ रखे, माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए अपना पल्लू संभालते संजना के मायके वालों को अवहेलना भरी नज़रों से देखती। उन्हें एक तरफ सरकने के लिए कहते हुए अपनी बहू सुहानी के पास आकर बैठ गई। भुवन से पहले उसके बेटे की शादी हुई थी और इतना दहेज आया था कि उसे संभालने में महीनों लग गए थे। जाने क्या हो गया है अम्मा जी को, तेरी संजना से कोई बात हुई क्या? उसने कुछ कहा है? उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब कब्र में पांव लटके हैं, जाने क्यों परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। नहीं माँ, संजना क्या कहेगी, वह तो इस हालत में ही नहीं है। भुवन भाई का जाना क्या वह सह सकती है? पत्थर हो गई है। सुहानी अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी कि कैसे वह हमेशा अपने व्यंग्य बाणों से दूसरों को छलनी करने के लिए कमर कसे बैठी रहती थी। संजना के लिए उसके मन में शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर था। बहुत हो गई बहसबाजी और कुछ नहीं सुनना मुझे। आनंदी बहू को अंदर ले जा, नहा कर आराम कर लेगी और तुम सब भी नहा लो। उसे अकेले छोड़ देना, कोई तंग न करे। अकेले में जी भर कर रो लेगी तो भीतर जमा दर्द कुछ तो बह जाएगा मेरी बच्ची का। अम्मा जी ने जैसे फरमान सुनाया और उठ गई। उनके उठते ही आंगन में फुसफुसाहटें बढ़ गई और हाथ लहराते टीका टिप्पणी करते, मन की भड़ास निकालते आस पड़ोस की महिलाएं अपने अपने रास्ते चल दीं। रिश्तेदार भी सोचने लगे कि क्या करें। संजना के मायके वाले हतप्रभ थे। वे सफ़ेद चादर पर बुत बने बैठे रहे। बेटी के कमरे में जाएं या घर लौट जाएं, वे असमंजस में थे। बेटा सामने आ खड़ा हुआ। क्या कह रही हो अम्मा? यह सब तमाशा, भुवन के जाने का गम ही क्या कम है। अम्मा, मैंने जवान बेटा खोया है, अपना शोक तो चैन से मनाने दो। तूने शादी के समय क्या संजना और उसके घर वालों को यह बताया था कि भुवन का दिल बचपन से ही कमज़ोर है? जानती हूँ नहीं बताया होगा। तेरी तो हर बात वैसे ही छिपाने की आदत है। प्रताप, अम्मा जी ने बेटे की आंखों में आंखें डालते कहा, वह बचपन की बात थी। इलाज हुआ था उसका, ठीक हो गया था। इसमें बताने जैसा क्या था? संजना के बारे में तो सारी पूछताछ की गई थी, भुवन के बारे में बताना जरूरी नहीं था। प्रताप, तेरे फलसफे हमेशा से निराले रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरे फैसले पर आवाज़ उठाने की हिम्मत मत करना। मैं संजना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उसके और भुवन के प्रेम का ही मान रख ले। ऐसा प्यार देखा तूने अपने परिवार में किसी के बीच? वह बच्ची किसी बात का विरोध नहीं करेगी, जानती हूँ मैं। जैसा कहेंगे कर लेगी। अपने सपने भूल जाएगी, जीना छोड़ देगी, अपने को समेट कर कमरे में बंद कर लेगी और भुवन की याद में सारा जीवन बेरंग गुजार देगी।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जाकर स्नान कर ले, 13 दिन का शोक रहेगा, तब तक कोई शोर न उठे। शोर तो उठा, पर उसकी आवाज़ दबदबी सी रही। फुसफुसाते हुए सब अम्मा जी के फैसले पर एक दूसरे से विरोध जताते रहे। संजना के साये की तरह वह उसके साथ बनी रही। संजना की आंखों में सवाल थे, पर वह चुप थी। सारे श्रृंगार उसने खुद ही उतार दिए थे। चुभ रही थी हर चीज। वह साड़ी सफ़ेद नहीं पहनने दी गई। अम्मा जी ने भी कुछ नहीं कहा। जानती थी कि इस समय उसका दुखी मन बिंदी लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, चूड़ी पहनने को नहीं मानेगा। महीना हो गया था भुवन को गए। संजना मायके रहकर लौट आई थी। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह ससुराल लौटे, पर भुवन की सारी यादें वहीं थी। वह कैसे न लौटती और अम्मा जी उन्हें कैसे छोड़ सकती। वह उसके कमरे को रंगों के डिब्बों, कैनवास और ब्रश से भर दिया था। उन्होंने वह सारा दिन कमरे में बैठी पेंटिंग बनाती रहती। उदासी के साथ रंग उनमें उड़ेल देती तो अम्मा जी आकर कुछ चटक रंग भरने को कहती। सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए गम के साथ खुशी के छींटे भी कैनवास पर दिखने चाहिए। भुवन की मीठी यादें, उसका प्यार कैनवास पर उगते सूरज की लालिमा की तरह होना चाहिए। संजना उनसे लिपट कर रो पड़ती। प्रताप, संजना की 50 पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है। इनकी एग्जीबिशन की तैयारी करके बढ़िया सा हॉल बुक कर और निमंत्रण पत्र छपवा। आनंदी जान पहचान वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बुलाओ। भुवन का सपना पूरा होगा आज। हैरानी से अम्मा को देखते प्रताप ने पूछा, इतना तामझाम कर रही हो तो यह भी बता दो कि चीफ गेस्ट कौन होगा, एग्जीबिशन का उद्घाटन कौन करेगा। उसकी आवाज़ से व्यंग झलक रहा था। यह भी कोई पूछने की बात है। उद्घाटन भी मैं करूंगी और चीफ गेस्ट भी मैं ही रहूंगी। अपने कमरे की चौखट पर ब्रश हाथ में पकड़े खड़ी संजना ने अम्मा की ओर देखा। उसके होठों पर आज कितने दिनों बाद उन्होंने मुस्कान की एक हल्की लकीर देखी थी। उसके हाथों में खनखनाती चूड़ियों, माथे पर लगी बिंदी और रंग बिरंगे फूलों वाली साड़ी में से उन्हें भुवन का हंसता हुआ चेहरा झांकता नजर आया। कैनवास के कुछ चटकीले रंग संजना के मन पर उतर आए।